हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय पाटन संलग्न नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गुजारिया से मैं डॉक्टर सोमाभाई पटेल आपके सामने प्रयोजनमूलक हिंदी का एक विशिष्ट विषय लेकर उपस्थित हूँ। प्रयोजनमूलक हिंदी का यह क्षेत्र का यह विषय है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा हिंदी की संविधान में आज तक क्या स्थिति है? संविधान में राजभाषा हिंदी को लेकर कौन कौन से नियम या सिद्धांत पारित हुए, समयांतर पर कैसे कैसे अधिनियम लागू हुए, उसे हम राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत रख सकते हैं। दोस्तों, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी की आवश्यकता क्या रही है। देश को स्वतंत्रता दिलाने में हिंदी की अहम भूमिका है। राजनेताओं ने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया था ताकि भारत का मोटे तौर पर भूभाग हिंदी भाषी है। गांधी जी जैसे नेताओं ने तब हिंदी को प्राधान्य देकर हिंदी के द्वारा ही सारे राष्ट्र को बड़ा ही मजबूत किया था। उसमें माध्यम के रूप में हिंदी ने अपना विशिष्ट रोल अदा किया था, यह हमें ज्ञात है। दोस्तों, वैसे भी हिंदी की बड़ी आवश्यकता रही है। हम जानते हैं कि विविध क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा की क्या महत्ता है। अनेक ऐसे पहलू हैं जो इस राष्ट्रभाषा को मजबूत बनाने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहें कि तब भारत स्वतंत्र हुआ, पहला सवाल था कि उसकी राजभाषा और राष्ट्रभाषा किस भाषा को यह सम्मान मिले। बड़ा ही पक्ष और विपक्ष, समर्थन और असमर्थन रहा, बड़ा विवाद, बड़ा सवाल उठा और तब जाकर चिंतन मनन के द्वारा विद्वानों ने यह बात लागू की और सर्वसम्मत हुए कि राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है अन्य भारतीय भाषाओं में जिससे राष्ट्र का काम सरल हो सकता है, राष्ट्र का विकास सरलता से हो सकता है और हमारा राष्ट्रीय व्यवहार, प्रशासनिक व्यवहार मजबूत बन सकता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा की बड़ी महत्ता रही है। दोस्तों, हमने अभी बताया कि भारत आजाद हुआ तब उसकी संवैधानिक व्यवस्था का बिल्कुल गठन किया गया और उस गठन में संविधान में संघ की भाषा का बड़ा सवाल उठा। स्वतंत्र भारत के संविधान में संघ की भाषा कौन बने? समस्त भाषाओं का समुचित प्रतिनिधित्व रहा है, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन जब संघ की भाषा का सवाल उठा तो हिंदी को ही तब चुना गया। इस प्रकार संविधान में संघ की भाषा के सवाल को लेकर सलाह मशवरा हुए, चिंतन हुआ
और अंत में यह हिंदी भाषा समस्त भाषाओं का समुचित प्रतिनिधित्व कर सके ऐसी भाषा थी। इसीलिए प्रतिनिधित्व मतलब कि भारत देश का 70% एरिया प्रदेश तो हिंदी भाषी है और हिंदी की ही बोलियां उपबोलियां देश भर के मोटे भूभाग में बोली जाती है। अतः उनका प्रजा की सरलता का प्रतिनिधित्व कर सके वैसी समस्त भारतीय भाषाओं का समुचित प्रतिनिधित्व कर सके ऐसी भाषा हिंदी को तब स्थान मिला, सम्मान मिला। और हम ये जाने कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं और बाद में 18 भाषाएं शामिल की गई है। अब उन 14 भाषाओं और बाद में 18 भाषाओं का समावेश होने पर यह और भी सवाल उठा कि कुछ लोगों ने, अन्य भाषी के लोगों ने अंग्रेजी को समर्थन दिया। तब भारत से अंग्रेज गए, भारत अंग्रेजियत से स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, फिर भी देश में अंग्रेजी के पक्षधर बहुत लोग थे। लेकिन तब यह खास तौर से देखना था कि अंग्रेजी भाषा, तब भारत में अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों की सत्ता थी, तब बात अलग थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की प्रजा अंग्रेजी में इस तरह से दम घोंट सकती है, यह सवाल बड़ा था। तब जाकर हम जाने कि कुछ लोग अंग्रेजी भाषा के असमर्थक थे, पक्षधर नहीं थे और उन्होंने अपना विचार मजबूत बनाया और दोस्तों हिंदी का समर्थन किया, अंग्रेजी का असमर्थन किया। और अंत में जाकर 14 सितंबर 1949 को देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा का स्थान मिला। आज हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके पीछे यह कारण है कि 14 सितंबर 1949 के रोज देवनागरी लिपि में लिखित राजभाषा हिंदी को राजभाषा का सम्मान मिला था। इसी को लेकर आज हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 14 सितंबर को। और 26 जनवरी 1950 से यह संविधान भारत में लागू हुआ। कब से? 1950 से। और दिनांक कौन सी है? 26 जनवरी है। अर्थात संविधान भारत में लागू कब हुआ? तो उसका उत्तर है 1950 में। और भारतीय संविधान जब लागू हुआ तब भारतीय संविधान के 3 भाग हुए। उसमें संविधान में 3 भागों में राजभाषा संबंधी प्रावधान रखे गए। भाग 5, भाग 6 और भाग 17। इन 3 भागों में किसको? राजभाषा संबंधी प्रावधान गठित हुए और बने। इस प्रकार इन 3 भागों में हम कहें कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति का प्रारंभ हुआ। संवैधानिक स्थिति इन 3 भागों में देखने मिलती है। दोस्तों, भाग 5 के अनुच्छेद 120 में खास तौर पर हिंदी संसद की भाषा के रूप में चर्चित हुई और संसद की भाषा का निर्देश किस अनुच्छेद में? 120 अनुच्छेद में। और
पांचवें भाग के जो प्रावधान था उसमें पांचवें भाग के अनुच्छेद में यह संसद की भाषा को लेकर निर्देशन हुआ। फिर आगे भाग 6 के अनुच्छेद 120 में राज्य की विधानसभाओं के बारे में निर्देश हुआ। भाग 17 की बात करते हैं तो तब भाग 17 में 120 अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी उपबंध का निर्देश हुआ। बाद में अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 और 344 में संघ की भाषा का निर्देश है। फिर अध्याय 2 में अनुच्छेद नंबर 345, 346 और 347 में प्रांतीय भाषाओं का निर्देश है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आगे संवैधानिक स्थिति बनती गई वैसे वैसे छोटी छोटी समस्याओं पर चिंतन मनन करते हुए उसमें थोड़ा सुधार कर लिया गया और प्रावधान बनता गया और अधिनियम पारित होते गए। तब जाकर मैंने अभी बताया, दोहरा रहा हूं, 345, 346 और 347 अनुच्छेद में किस को लेकर प्रांतीय भाषाओं का निर्देश हुआ। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग प्रांत में जो प्रांतीय भाषा है उसको संविधान में महत्व मिला। राजभाषा के रूप में तो हिंदी ही रही, परंतु उसमें जैसे जैसे आगे चलते गए और कहें कि देश का प्रशासनिक व्यवहार होता गया, वैसे वैसे थोड़ी बहुत त्रुटियों को सुधार करते करते अलग अलग परिच्छेदों में अलग अलग निर्देश होते गए और इस तरह से राजभाषा की संवैधानिक स्थिति का गठन मजबूत होता गया और राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति सिर्फ मजबूत हुई ऐसा नहीं, स्वस्थ हुई, स्पष्ट हुई और विकसित हुई, जिससे भारत को विकास में सहायता हुई। भारत के सर्वांगीण विकास में ऐसी इस तरह की संवैधानिक स्थिति का भी महत्व है। दोस्तों, अध्याय 3 में अनुच्छेद नंबर 348, 47 तक तो प्रांतीय भाषाओं की बात थी। 48 और 49 में न्यायालय की भाषा का निर्देश मिलता है, अर्थात न्यायालय में किस भाषा को किस तरह से उसको पारित किया जाए उसका निर्देशन है, उसका प्रावधान है। और अध्याय 4 में अनुच्छेद 350 और 351 में समस्या अभ्यावेदन और हिंदी के विकास का निर्देश है। समस्या अभ्यावेदन का मतलब है कि देश की, प्रशासन की, प्रजा के व्यवहार में जो जो समस्याएं थी, उन समस्याओं, अभ्यावेदन की जो समस्याएं थी, माफ कीजिएगा, उन अभ्यावेदन मतलब आवेदन जहां कहीं करना हो तो वहां जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उन चैलेंजों को लेकर प्रावधान हुआ और नियम पारित हुए। साथ साथ हिंदी के विकास का भी निर्देशन हुआ कि राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए कौन कौन सी तरकीबें आजमाई जाए, कौन कौन सी प्रयुक्तियां हाथ लें, यह सारा हम 350 और अनुच्छेद 351 में देख सकते हैं। तो संवैधानिक स्थिति में इस तरह से संसद की भाषा, राज्य की विधानसभाओं के बारे में, राजभाषा संबंधी उपबंधों को लेकर, संघ की भाषाओं को लेकर, प्रांतीय भाषाओं के बारे में, आगे बढ़कर न्यायालय की भाषा और फिर समस्या अभ्यावेदन एवं हिंदी के विकास को लेकर क्रमशः अलग अलग अनुच्छेदों में निर्देशन होता रहा। अर्थात
120 में पहले निर्देशन हुआ, फिर 343 से मित्रों 351 तक हम देखें तो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्रमशः उसमें सुधार होता रहा, अलग अलग अधिनियम पारित होते रहे और वैसे राजभाषा हिंदी का स्वरूप, राजभाषा हिंदी का एक आकार, राजभाषा हिंदी का प्रचलन, राजभाषा हिंदी का व्यवहार मजबूत बनता गया, स्वस्थ बनता गया और राष्ट्र को उसका लाभ मिलता रहा। दोस्तों, अब हम संवैधानिक स्थिति को लेकर जब बात करना चाहें तो सबसे पहले कहते हैं कि संवैधानिक स्थिति में किसका आदेश सर्वप्रथम हुआ, तो हिंदी के प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति के आदेश हुए 1952 और 1955 में। किसके राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रयोग को लेकर किसने आदेश किया? राष्ट्रपति ने आदेश किया। तब अध्याय 1 में अनुच्छेद 343, 344 को लेकर 27 मई 1952 को राष्ट्रपति द्वारा आदेश हुआ। मैं पढ़ रहा हूं कि कौन सा आदेश हुआ। हमने अभी जो अधिनियमों की बात की वे ही अधिनियम अब हम थोड़ा उसको विस्तार से देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा आदेश हुआ कि संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अर्थात अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा। अंग्रेजी में लिख सकते हैं अंक, लेकिन लिपि तो देवनागरी ही होगी। राजभाषा हिंदी संघ की भाषा होगी। ऐसा नियम, ऐसा आदेश किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। और 27 मई 1955 को दूसरा आदेश हुआ और वह आदेश है सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के प्रयोग का प्रावधान बना। अर्थात 1952 में देवनागरी लिपि और संघ की भाषा को लेकर नियम पारित हुए। 1955 में किसको लेकर? कि सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग का प्रावधान हुआ। अर्थात तब अंग्रेजी चल रही थी, अंग्रेजों ने अंग्रेजी में ही ये शासन प्रशासन चलाया था, तो उसको समूल निकालना मुश्किल था। आज भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, यह हमारी करुणता है। इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं कि अब वैश्वीकरण हो गया है और भारत को कहे कि बड़ा विकास करना है, तब जाकर अंतरराष्ट्रीय रूप में स्वरूप में अंग्रेजी को रखना पड़ता है। तो आज भी अंग्रेजी नहीं, ऐसा नहीं, अंग्रेजी है। पर 1955 में किस दिन? 27 मई के रोज राष्ट्रपति ने आदेश किया कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को किस स्तर पर? तो सरकारी प्रयोजनों के लिए उसका प्रयोग किया जाए और तमाम पत्र व्यवहार, सरकारी संकल्प, अधिनियम, संधि पत्र, करार आदि हिंदी में ही हो। इस प्रकार राजभाषा हिंदी में तमाम पत्र व्यवहार कर दिया जाए। इसलिए तो आज सारे सरकारी संकल्प हिंदी में होते हैं, अधिनियम बनते हैं, पारित होते हैं तो हिंदी में होते हैं। आप भारत की आज की स्थिति देखें तो भारत के गजट, भारत के राजपत्र हिंदी में है। यह क्यों और कैसे? तो हम उसकी ऐतिहासिकता का सफरनामा करें, राजभाषा हिंदी की ऐतिहासिकता का सफरनामा देखें, तब पता चले कि यह तो 1955 में आदेश राष्ट्रपति द्वारा हुआ था।
और अधिनियम बनाना हो, सरकारी कोई संकल्प लेना हो, सरकारी पत्र व्यवहार करना हो, या फिर संधि पत्र या करार पत्र बनाना हो, तो वह राजभाषा हिंदी में होगा। ऐसा 1955 में राष्ट्रपति का आदेश रहा। दोस्तों, फिर राजभाषा आयोग का गठन हुआ। 7 जून 1955 को बंबई के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का गठन किया गया? राजभाषा आयोग का गठन किया गया और जुलाई 1956 में प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ। गठन कब हुआ? 55 में हुआ और जून 55 में हुआ और उसकी प्रस्तुति, प्रतिवेदन की प्रस्तुति जुलाई 56 में हुई, क्योंकि तब थोड़ा उसमें समय मिलना चाहिए। इस तरह से, और इस प्रतिवेदन के कौन कौन से सुझाव रहे राजभाषा आयोग में, उस गठन में, तो देखते हैं दोस्तों। सुझाव वैसे थे कि विज्ञान एवं अनुसंधान जैसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में अंग्रेजी, वैज्ञानिक विकास के लिए और अनुसंधान, खोज, शोध, रिसर्च आदि जैसे राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय मामलों में अंग्रेजी का प्रयोग, लेकिन शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन एवं दैनिक क्रियाकलापों में हिंदी का प्रयोग हो। यहां राजभाषा आयोग के गठन में यह बात बताई गई कि अंग्रेजी विज्ञान एवं अनुसंधान जैसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में उसमें हिंदी की थोड़ी मर्यादा थी, इसलिए वह अंग्रेजी में हो, लेकिन शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन एवं दैनिक क्रियाकलाप में हिंदी ही रहे। दूसरा, साहित्यिक दृष्टि से सभी भारतीय भाषाएं लेकिन सरल हिंदी में होनी चाहिए। सभी भारतीय भाषाओं को राजभाषा आयोग में स्थान दिया गया, पर किस रूप में स्थान दिया गया? साहित्यिक दृष्टि से सभी भारतीय भाषाएं प्रयुक्त हो सकती है, अर्थात साहित्य का निर्माण किसी भी भाषा में हो सकता है, ऐसा उसका अर्थ हुआ। फिर पारिभाषिक शब्दावली की गति को तीव्र बना दिया गया, क्योंकि राजभाषा हिंदी प्रशासन में जब प्रयुक्त हो तो उसकी चौकस ठीक पारिभाषिक शब्दावली का गठन भी होना चाहिए और पारिभाषिक शब्दावली की गति को तीव्र बनाने का आदेश हुआ, नियम हुआ, क्योंकि तब पारिभाषिक शब्दावली की तीव्रता होगी तभी सरलता होगी, ऐसा मानकर यह भी गठन हुआ। 14 वर्ष की उम्र तक विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान दिया जाए, यह भी सुझाव रहा। पारिभाषिक शब्दावली की गति को बढ़ाने का सुझाव रहा। अन्य सुझाव रहा कि 14 वर्ष की उम्र तक छात्र को, विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान दिया जाए। फिर दूसरा सुझाव रहा कि देश भर में माध्यमिक स्तर पर हिंदी का शिक्षण अनिवार्य। आज थोड़ी स्थिति बिगड़ी हुई है, भारत में ही राष्ट्रभाषा हिंदी है, फिर भी कुछ प्रांतों में माध्यमिक स्तर पर हिंदी को विकल्प के रूप में रख दिया गया है। यह गलत बात है, अच्छी बात नहीं। इससे प्रांत को नुकसान है और प्रांत को नुकसान होने पर आगे चलकर राष्ट्र को नुकसान है। लेकिन तब जो राजभाषा आयोग में सुझाव थे, उन सुझावों को पारित भी किया था। सुझाव यह भी था कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी का शिक्षण अनिवार्य बना दिया जाए, मतलब कंपलसरी हो हिंदी विषय। उस शिक्षा में अभ्यास का माध्यम भी हिंदी रहे। उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में नहीं, प्राथमिक शिक्षा में नहीं, लेकिन उच्च शिक्षा में माध्यम के रूप में भी हिंदी रहे। आज भी हिंदी भाषा माध्यम के रूप में कई उच्च शिक्षण संस्थाओं में है। अंग्रेजी भी माध्यम के रूप में है। आजकल अंग्रेजी फिर हावी हो रहा है, लेकिन
तब राजभाषा आयोग में यह सुझाव प्रस्तुत कर दिया गया था। तभी जाकर आज अनेक संस्थाएं हैं, सरकार, अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, निजी और स्वायत्त संस्थाएं हैं, जहां राष्ट्रभाषा हिंदी को माध्यम के रूप में उच्च शिक्षा में रखा गया है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा में एक भाषिक वर्ग के हो तो उस भाषा में, लेकिन शिक्षा विभिन्न भाषाओं के छात्र हो तो उसके लिए वहां हिंदी भाषा का प्रयोग हो। मतलब कि किसी प्रांत विशेष में एक ही भाषा के छात्र हो तो उस प्रांत की भाषा आवश्यक है, लागू कर सकते हैं। लेकिन जहां अलग अलग विभिन्न भाषा, मातृभाषा अपनी अलग अलग है, ऐसे विभिन्न भाषा भाषी लोग छात्र हो, वहां तो दोस्तों माध्यम के रूप में हिंदी को रख दिया जाए, ताकि अलग अलग भाषाओं के छात्रों के लिए एक सरल भाषा और बीच की कड़ी माध्यम हिंदी हो सकती है। यह उसकी मजबूती थी। आगे प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए हिंदी का ज्ञान प्राप्ति के नियम बने, यह भी बनाया जाए, यह भी एक सुझाव रहा। और कर्मचारियों के लिए हिंदी का ज्ञान आज भी दिया जाता है, बैंक में है, रेलवे में है, कहीं पर भी किसी भी विभाग में कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान देने का एक नियम है। भारत सरकार के संवैधानिक प्रकाशन हिंदी में हो। हमने अभी कहा कि जो गजट है, राजपत्र है आदि का प्रकाशन आज भी हिंदी में हो, ऐसा आज भी होते हैं। लेकिन ये सारे सुझाव तब राजभाषा आयोग में हुए थे और उनका पालन हुआ, बाद में जाकर अधिनियम हुई। दोस्तों, न्यायालयों के निर्णय एक क्षेत्र तक सीमित हो तो क्षेत्रीय भाषा में, अर्थात एक क्षेत्र विशेष का निर्णय हो तो उसको क्षेत्र की भाषा में, लेकिन जब अलग अलग क्षेत्र के हो निर्णय तो उसे हिंदी में ही प्रकाशित करना होगा, क्योंकि हिंदी सबके लिए सरल है, सबकी समझ में है, इसलिए। और दूसरा सुझाव था प्रतियोगिता परीक्षाओं का माध्यम वैकल्पिक रूप में हिंदी का प्रयोग। आज जो हो रहा है अंग्रेजी का प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं, हम देखते हैं कि जीपीएससी, यूपीएससी आदि परीक्षाओं में माध्यम अंग्रेजी रहता है, लेकिन वही प्रश्न पत्र, वही परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा विकल्प के रूप में हिंदी भाषा का भी प्रयोग हो रहा है। यह सुझाव तब राजभाषा आयोग में हुआ था। दूसरा सुझाव कि देवनागरी लिपि का सुधार हो सके उतना, तब आवश्यकता हुई कि देवनागरी लिपि को बड़ा ही सरल और स्पष्ट, सहज, जन जन की समझ में हो, ऐसा बने, यह सुझाव रहा। शब्दावली तथा अभिव्यक्ति का मानकीकरण हो, यह भी सुझाव बना कि शब्दावली को सरल बना दिया जाए और अभिव्यक्ति को स्पष्ट बना दिया जाए, और अभिव्यक्ति को स्पष्ट, व्यवस्थित, प्रशासन के अनुकूल बना दिया जाए, ऐसा सुझाव तब रहा। और राष्ट्रीय अकादमियों की स्थापना हो, जिसके जरिए हिंदी राजभाषा और भारतीय भाषाओं का विकास हो, और भारतीय भाषाओं का हिंदी के विकास के लिए विविध राष्ट्रीय अकादमियों की स्थापनाएं हुई। आज भारत भर में राष्ट्रीय अकादमियों की स्थापना है, सारे राज्यों में राष्ट्रीय अकादमी है। हम उसमें देख सकते हैं कि वैसे प्रतियोगिताएं, विविध प्रकार के प्रकाशन, विविध प्रकार का पुरस्कार, प्रोत्साहन आदि देकर कहें कि अकादमियां खूब अपना काम करती हैं, भाषा के विकास में अपना योगदान आज भी देती है। लेकिन यह सुझाव राजभाषा आयोग में हुआ था दोस्तों।
आगे भाषागत एवं सांस्कृतिक समानता लाने के लिए बहुभाषिकता के सिद्धांत को प्रोत्साहन दिया जाए कि जहां भाषागत बात है और सांस्कृतिक समानता की बातें हैं, समन्वय की बातें हैं, तो वहां बहुभाषिकता होनी चाहिए। एक भाषा में नहीं होती, नहीं तो वहां विकास या सांस्कृतिक विकास अटक जाता है। तब ऐसे क्षेत्र में कहा गया कि बहुभाषिकता के सिद्धांत को आजमाया जाए। ऐसा सुझाव राजभाषा आयोग में रहा। हम देखते हैं फिर बाद में यह सुझाव तो राजभाषा आयोग के थे, बाद में संसदीय राजभाषा की समिति 1957 में हुई और 1957 के सुझाव हुए। खंड 4 और खंड 5 में की गई व्यवस्था पर समिति का गठन हुआ। और दोस्तों, सुझाव तो समयांतर पर वे ही रहे। उन सुझावों में थोड़ी मजबूती ला दी गई, इस प्रकार से सुझाव बने। परंतु समयांतर पर समय समय पर इस प्रकार की समितियों का, आदेशों का गठन हुआ और उसके अधिनियम बने और फिर उसका परिपालन करने के आदेश हुए। दोस्तों, तो ऐसे भले ही सुझाव ज्यों के त्यों रहे, लेकिन संसदीय राजभाषा समिति 1957 को हुई और उसमें अनेक सुझाव बने। संविधान में ऐसी स्थिति बनी। फिर आगे चलकर 1960 में दोस्तों संघ की राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश हुआ। 27 अप्रैल को खंड 6 में की गई व्यवस्था पर समिति का गठन हुआ। ये व्यवस्था ये है, यह संविधान की स्थिति की व्यवस्था ये है। खंड 4, खंड 5 और खंड 6। तो 1960 में खंड 6 की व्यवस्था पर समिति का गठन हुआ और मोटे तौर पर सुझाव तो हमने पहले देखे, राजभाषा आयोग के सुझाव थे, वे ही रहे। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ और फिर आगे चलकर राजभाषा अधिनियम बना 1963 में और यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति पर बना। इसका प्रारंभ कब से हुआ? गठन हुआ, अधिनियम बना 1963 में दोस्तों। लेकिन इस राजभाषा अधिनियम का प्रारंभ 26 जनवरी 1965 से हुआ। तब धारा लागू की गई, तब यह नियम लागू किया गया, ये कानून के रूप में बना। और उसमें क्या था? तो पहला, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना। 1963 में फिर राजभाषा अधिनियम बना, उसमें थोड़ा सुधार हुआ और वह यह हुआ कि संघ के राजकीय प्रयोजनों में, संविधान की राजनैतिक स्थिति में, राजनैतिक क्षेत्र में जो प्रयोजन है उसमें संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना, अंग्रेजी भाषा रहेगी, ऐसा स्पष्ट हुआ। कब? राजभाषा अधिनियम 1963 में। दूसरा, पत्र आदि सारा व्यवहार अंग्रेजी और साथ साथ हिंदी में। 1963, 1952 से 1963 तक हिंदी पर जोर रहा। फिर स्थिति में बदलाव आया और सारा पत्र व्यवहार अंग्रेजी भाषा को फिर से जोड़ दिया गया और कहा कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो। आगे चलकर राजभाषा का दूसरा एक संशोधित अधिनियम बना, पारित हुआ। यह 1966 में हुआ, 27 नवंबर को हुआ है और द्विभाषिक स्थिति खड़ी हो गई। दोस्तों, 1963 से फिर से भारत के संविधान में भाषा को लेकर, प्रस्तुति को लेकर
स्थिति का निर्माण होता रहा और बड़ा रूप लेता रहा। हम देखे कि राजभाषा का संशोधित अधिनियम हुआ, वहां द्विभाषिक स्थिति खड़ी हो गई। संविदाओं, करारों, लाइसेंसों, परमिटों, निविदा, फार्मों आदि में भी हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग पारित हुआ। कब? राजभाषा के संशोधित अधिनियम बना 1966 में। दोस्तों, बाद में संसद द्वारा संकल्प पारित हुआ 18 जनवरी 1968 के रोज, और यह संसद द्वारा जो पारित संकल्प हुआ, संकल्प भी तब हिंदी में लिए जाते थे। कौन से संकल्प 1968 में पारित हुए? आइए, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति इस तरह 1968 में कौन सी थी? देखिए, संसद के दोनों सदनों के लिए गृह मंत्रालय का संकल्प हुआ। दूसरा, हिंदी के प्रचार और विकास की विविध प्रयुक्तियां और उसका वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का संकल्प हुआ कि हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, उसका विकास होगा और उसके प्रचार प्रसार एवं विकास में अलग अलग प्रयुक्तियां, निबंध प्रतियोगिता, वक्तृत्व प्रतियोगिता, अलग अलग हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले पुस्तकों में पुरस्कार, प्रोत्साहन आदि, और फिर उसका वार्षिक मूल्यांकन भी करना है, ऐसा संकल्प ले लिया गया संविधान में संसद द्वारा। तीसरा, हिंदी के साथ सभी भाषाएं ज्ञान के संचार का माध्यम बने। ज्ञान का संचार करने के लिए अकेली हिंदी नहीं, लेकिन अन्य सभी भाषाएं माध्यम बने, यह बात लागू कर दी गई। और फिर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी एवं हिंदी के अध्ययन के लिए उचित प्रबंध कर दिया जाए। अहिंदी भाषा क्षेत्र में जहां, अर्थात गुजरात अहिंदी भाषी प्रदेश है, गुजरात की मातृभाषा गुजराती है, तो वहां गुजराती में शिक्षा हो और साथ साथ उसमें अंग्रेजी और हिंदी का प्रावधान हो। दोस्तों, आप गुजरात जाकर देखें तो गुजरात की संवैधानिक स्थिति में आज गुजरात की शिक्षा में, गुजरात की सारी बातों में, गुजरात में इसीलिए कि गुजराती भाषा है, वहां मातृभाषा प्रांतीय भाषा है, तो उस प्रांत विशेष में सारे लाइसेंसों, सारी बातों में तीनों भाषाएं, गुजराती तो हो, अपनी प्रांतीय भाषा तो हो, उसके साथ साथ अंग्रेजी या हिंदी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो यदि गुजरात में, तो दोस्तों गुजरात में गुजराती मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी रख सकते हैं। यह प्रांत विशेष को छूट दी जाती है कि प्रांत जो चाहे उसको रख सकता है। इसीलिए आज प्रतियोगिताओं में भी ऐसे अहिंदी भाषी प्रदेशों में प्रांतीय भाषाओं को स्थान मिला, और इस प्रकार ऐसे संकल्प बने। राजभाषा नियम फिर 1976 में बना। राजभाषा नियम 1976 में जो बना, उसमें यह बात लागू की गई, पारित हुई कि तमिलनाडु को छोड़कर समस्त भारत को यह नियम लागू होगा। राजभाषा नियम, इसमें तमिलनाडु को अलग रखा है, छोड़ दिया गया है, और तमिलनाडु को छोड़कर भारत 3 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, और 3 क्षेत्रों को क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र ऐसा नामकरण दे दिया गया। और फिर भारत के क क्षेत्रों में कौन से प्रदेश हो सकते हैं, तो क क्षेत्र में किसका समावेश हुआ? देखिए, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार और ऐसे संघ शासित क्षेत्र जो भारत के क क्षेत्र में रहेगा। दोस्तों, ख क्षेत्र में
किन प्रदेशों का समावेश है? तो ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश ख क्षेत्र में है। और ग क्षेत्र, ग विभाग में क और ख में जो समाहित क्षेत्र हैं उनको छोड़कर बाकी अन्य सभी क्षेत्र को ग के भीतर रख दिया गया है। इसमें तमिलनाडु बाकी है, बाकात। अस्तु। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि भारत में राज्य